वेलकम टू मिस्ट्री बायोलॉजी, लेट्स लर्न समथिंग न्यू। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो डीबीटी में आए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। द pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.76। इसमें pKa की वैल्यू गिवन है आपको। एंड एट व्हाट pH वुड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयन विल बी सेम। तो अब आपको बताना है इसमें क्या pH बताना है, वो pH जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड और एसिटेट इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो। तो दोनों को सपोज करते हैं हम यहाँ पर में x, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें हेंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन में, जो कि इसका फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड। तो दोनों की यहाँ पर में हमने वैल्यू x एज्यूम किया और x बाय x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स log 1, और log 1 की वैल्यू हमें पता है वो 0 होती है। दैट मीन्स हियर pH इज इक्वल टू 4.76 प्लस 0। दैट मीन्स pH इज इक्वल टू 4.76। और इस तरह की जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए जिसमें एसिटिक एसिड या और एसिटेट या दूसरे कोई कंपाउंड ले जिसमें दो चीज़ें दी होगी और उसमें दोनों का बोले कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ऐसे में जब दो चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो मोस्टली उसमें pH इज इक्वल टू pKa ही होता है, मोस्टली क्या होता ही है वो। ओके, तो ये इजीली आप इसमें मार्क्स गेन कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते भी है डीबीटी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 एलील इन ए पॉपुलेशन इज 0.19 एंड 0.81। ओके, अब जो 2 एलील्स है, 2 एलील्स मीन्स जैसे कैपिटल T स्मॉल t लेते हैं, इसी तरह कैपिटल B स्मॉल b लिया है, और उसमें जो एलील्स हैं इसकी वैल्यू इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 0.19 दी है, और जो स्मॉल b है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.81 है। इफ़ द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम then what will be the percentage of heterozygous individuals in the population। तो हमें हार्डी-विनबर्ग का इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो पता ही है, जिसमें हेट्रोजाइगस को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2 कैपिटल B स्मॉल b, ये हेट्रोजाइगस के लिए। ओके, तो हम इसमें करेंगे कि हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है किसका, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का। हेट्रोजाइगस को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल B स्मॉल b, बट अगर हम फॉर्मूले में उसी को यूज़ करें तो वो हमारा 2bb होता है। आपको पता होगा हार्डी-विनबर्ग का इक्वेशन क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो जो 2ab है वो हमारा हेट्रोजाइगस को डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पर में हम क्या करेंगे, हेट्रोजाइगस के लिए 2b है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल B एंड स्मॉल b दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो वैल्यू आती है हमारे यहाँ पर में 0.31 आया, और जो 0.31 है यहाँ पर में हम इसे अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करते तो दैट इज़ 31% है। तो इसका जो आंसर है, जो हमें परसेंटेज निकालना था किसका, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का इन अ पॉपुलेशन, देन दैट इज इट इज़ 31%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन हार्मोन दैट हैव इंटरसेलुलर रिसेप्टर एंड दोज दैट हैव मेम्ब्रेन रिसेप्टर इज दैट द फॉर्मर इज यूजुअली। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें पूछा क्या गया है, हमें सबसे पहले एक हार्मोन बोला है और उस हार्मोन के 2 रिसेप्टर बता रखे एक तरह से, जिसमें फर्स्ट बोला है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है और दूसरे में बोला है हमें मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर है। तो हमें उस हार्मोन का नेचर बताना है इसमें, बट किसके केस में बताना है, इंट्रासेलुलर या फिर मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे। तो वो फॉर्मर बोला है। फॉर्मर वर्ड जब बोला है तो इसे ध्यान से देखना कि जल्दबाजी में आप कोई भी इसमें ऑप्शन टिक कर दो। तो फॉर्मर मीन्स जो सबसे पहले डिस्कस किया है, मतलब पहले जो डिस्कस किया है यहाँ पर में वो है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर जो प्रेजेंट है रिसेप्टर, उस तक जो हार्मोन आएगा, वहाँ से बाहर से जो भी हार्मोन आएगा तो उस हार्मोन का नेचर क्या होगा। अब आप ध्यान रखना इस चीज़ में कि जब भी कोई रिसेप्टर सेल के अंदर है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इन दिस न्यूक्लियस, जब भी वो सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसका जो हार्मोन होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर आता है, जब भी वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो वो हाइड्रोफोबिक होता है, इस वजह से ही वो क्रॉस कर पाता है मेम्ब्रेन को। ओके, तो हमें इसमें फॉर्मर मीन्स जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है उसके हार्मोन का हमें अगर नेचर बताना है तो दैट इज हाइड्रोफोबिक। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी हैज़ बीन एडवाइज्ड टू टेक एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी द रीजन फॉर द एलर्जी। अब एक पेशेंट है जिसे एलर्जी की प्रॉब्लम है, और उसको अब ड्रग कौन सा एडवाइस किया डॉक्टर ने, एंटीहिस्टामाइन ड्रग एडवाइस किया है। तो अब इसमें से ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि इससे रिलेट करता है, इस एलर्जी को कॉज करता है। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि एलर्जी है, तो सबसे पहले एलर्जी है तो अगर वहाँ पे एंटीबॉडीज़ के ऑप्शन है तो आप ब्लाइंडली आप
इम्यूनोग्लोबुलिन ई पे टिक कर सकते हो, बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ओके, तो यहाँ पर मैं अब होता क्या है कि जब भी एलर्जी का केस होता है, एलर्जी में क्या होता है, कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी में एंट्री करता है, एलर्जन में डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, कैट फर, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एंट्री किया तो उसमें क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई आपका रिलीज होता है, एंटीबॉडी ई, और वो एंटीबॉडी ई अपने इस वेरिएबल रीजन के थ्रू इस एलर्जन से बाइंड करता है। बट इसका जो एफसी पोर्शन होगा वो इस एफसी रिसेप्टर के साइड बाइंड करेगा, और ये एफसी रिसेप्टर किस में प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स या मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इनका जो इंटरेक्शन होता है इस एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन और दिस एफसी रिसेप्टर, इन दोनों का भी इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पर में क्या होगा, जो भी सेल होगी ग्रैन्युलोसाइट्स या मास्ट सेल्स, वो अपने ग्रैन्यूल्स रिलीज़ करेगी। और ये ग्रैन्यूल्स में होता क्या, हिस्टामाइन होता है। वैसे तो ये एलर्जन के अगेंस्ट में ही रिलीज़ होता है, बट इन जो ग्रैन्यूल्स के रिलीज़ होने की वजह से, इस हिस्टामाइन के रिलीज़ होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स करते क्या है, वो हिस्टामाइन ड्रग को, एंटी हिस्टामाइन ड्रग को एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो हमें फ़िलहाल इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा एलर्जी के से रिलेट करता है, यहाँ पर में कौन सा ऐसा जो इस रीज़न है इस एलर्जी के लिए। तो फर्स्ट हम ऑलरेडी दे रखा है मास्ट सेल डीग्रैन्युलेशन, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर एन एनहांसर एलिमेंट। अब एनहांसर एलिमेंट के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रू स्टेटमेंट भी क्या है, दैट मीन्स हमें इन्हांसर के बारे में पता होना चाहिए। सपोज़ यहाँ कोई जीन है, जीन के साथ हमेशा क्या होता है, प्रमोटर होता है यहाँ पर में। तो जो इन्हांसर होता है वो जीन से बहुत दूर कहीं हो सकता है, चाहे ये अपस्ट्रीम में प्रेजेंट हो या फिर ये डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट हो, कहीं भी हो सकता है, बट ये दूर से भी उसको जीन को रेगुलेट कर सकता है। और यही इन्हांसर होता है जहाँ पर में एक्टिवेटर्स बाइंड करते हैं आकर के। ओके, तो हम इसके सारे ऑप्शंस पहले देखेंगे। सो अब इन्हांसर के बारे में हमें देखना है। इट कैन बी डाउनस्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स। ओके, हाँ आई एग्री, क्योंकि देखो जो जीन है उसके डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट है ना यहाँ पर में, तो प्रेजेंट हो सकता है। ओके, इट कैन रेगुलेट अ नियर बाय जीन्स। अब इसमें बोला गया है कि एक नियर बाय जीन को रेगुलेट करेगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो इन्हांसर है वो कहीं बहुत दूर भी प्रेजेंट हो सकता है या बहुत पास भी प्रेजेंट हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो, बट वो अपने जीन को दूर से या पास से कहीं से भी रेगुलेट कर सकता है। तो इसमें बोला गया इस ऑप्शन में कि इट कैन ओनली रेगुलेट अ नियर बाय जीन, मतलब अगर वो पास होगा तो ही वो रेगुलेट करेगा, आसपास के जीन को ही रेगुलेट करेगा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड सी ऑप्शन इज इट कैन बी अपस्ट्रीम ऑफ द जीन इट रेगुलेट्स। ओके, अगर जीन है यहाँ पर में तो इसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट हो सकता है, या इट्स ट्रू। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज इट कैन बी विद इन द इंट्रॉन्स ऑफ द जीन। अब ये जो इन्हांसर होता है वो किसी इंट्रॉन के बीच में भी, जीन में जो इंट्रॉन्स वगैरह होता है ना, इंट्रॉन्स एक्सॉन्स पढ़े होंगे आपने, तो वो इंट्रॉन्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये भी एक ट्रू ऑप्शन है। ओके, तो जो इसका जो ऑप्शन है विच इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ बी। ओके, कि ये सिर्फ नियर बाय जीन को ही रेगुलेट करेगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलील इज नॉट ट्रू। तो हम देखते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द फर्स्ट ऑप्शन इज दे मे ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई इन द सेम क्रोमोसोम। कभी भी किसी एक जीन की 2 एलील्स होती है। ओके, तो जो दोनों एलील्स होती है वो 2 अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होना चाहिए, कभी भी दोनों एलील सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस ऑप्शन में बोला क्या है कि दे में ऑक्यूपाई डिफरेंट लोसाई। ओके, 2 अलग अलग लोसाई पे प्रेजेंट है। ओके, बट एक सेम क्रोमोसोम में, बट ये सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन इज देयर मे बी सेवरल एट वन लोकस। अगर एक लोकस की मैं बात करूँ तो अलग अलग तरह के एलील्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हाइट के लिए या फिर कलर के लिए, तो ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। बट किसी एक ही जीन की जो 2 एलील्स होती है उनको अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सी ऑप्शन इज वन मे बी डोमिनेंट ओवर अनदर, ये होता ही है। एंड फोर्थ इज दे मे शो को डोमिनेंस। ऑब्वियसली एलील्स को डोमिनेंस भी शो करती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग हियर। नाउ नेक्स्ट इज a bacterial culture grown in a medium containing radioactive sulfur would incorporate radiolabel in the tetrapeptide। एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसे हमने कल्चर किया, और जो कल्चर किया, जिस मीडियम में हमने कल्चर किया, उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर दिया, ठीक है। तो फिर बाद में क्या होगा कि ये रेडियो एक्टिव सल्फर इनकॉर्पोरेट होगा बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के प्रोटीन में। ओके, और वो भी उस प्रोटीन में भी किस तरह का प्रोटीन होना चाहिए,
और कहाँ पर में ये सल्फ़र जाकर के इनकॉर्पोरेट होगा, जिसमें जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं मोस्टली उसी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर में सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो जिन भी पेप्टाइड में ये मिथियोनिन एंड सिस्टीन प्रेजेंट होगा वहाँ पर में ही रेडियो एक्टिव सल्फ़र भी इनकॉर्पोरेट होगा, ओके। तो इस ऑप्शन में देख लो जहाँ पर में भी ये सिस्टीन एंड मिथियोनिन है। और इस तरह के क्वेश्चन में मेनली ऐसे क्वेश्चन कई बार आते भी है, घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकते हैं, बट यही है कि जब भी आपको दिया हो कि सल्फ़र है और पेप्टाइड की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं मोस्टली यहाँ पर मैं सिस्टीन एंड मिथियोनिन जहाँ होगा आप उस ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस गिवन बिलो, द सीक्वेंस दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हायर मेल्टिंग टेम्परेचर इज। अब मेल्टिंग टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है डीएनए का, इसकी एक तो स्ट्रैंड की लेंथ कितनी है और उसमें जीसी कंटेंट कितना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं इसमें ऑलमोस्ट सबकी लेंथ जो है सेम है। अगर सी को देखें तो सी को हम कंसिडर ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें मोस्टली एटीटी सीक्वेंस है। अब जीसी सीक्वेंस आप काउंट कर लो, बी एंड डी में मोस्टली जीसी कंटेंट दिखाई दे रहा है और इसमें से भी सबसे ज़्यादा बी में है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। क्योंकि जीसी कंटेंट किससे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा हायर टेम्परेचर लगेगा उसे मेल्ट करने में, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को तोड़ने में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब हमें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को रिड्यूस कैसे करना है। सपोज ये कोई एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है, तो इस एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो इनिबिटर है और एक सबस्ट्रेट है। तो अब हमें क्या करना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को रिड्यूस करना है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन मतलब दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं यहाँ पर में इस एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए। अब हम चाहते क्या है कि एक इनिबिटर यहाँ पे बाइंड ना करे, हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम इस इनिबिशन को कैसे रोक सकते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल दें। अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इस इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन से भी ज़्यादा कर दें तो चांसेस क्या होंगे कि सबसे ज़्यादा ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ना कि ये इनिबिटर। इनिबिटर भी बाइंड करेगा पर इसके बाइंड करने के चांसेस कम होंगे और सबस्ट्रेट के बाइंड करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया है और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। तो आप ध्यान रखना, जब भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एन एंजाइम को हमें रिड्यूस करना है तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियल एमआरएनए इज द सेम एज। तो इतनी बड़ी चीज़ को समझने के लिए ना पहले छोटा सा ये चीज़ समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड सेंस स्ट्रैंड दोनों को समझना होगा। अगर हमें कोई एमआरएनए को बनाना है, ठीक है, एमआरएनए को बनाना है तो हमें कोई ना कोई टेम्पलेट चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं जो टेम्पलेट है जो 3' टू 5' जा रहा है, ओके, तो ये जो टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं किसी एमआरएनए को बनाने के लिए वो होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड, ओके। और इसकी जस्ट ऑपोजिट ये वाला स्ट्रैंड है जो कि 5' टू 3' वाला स्ट्रैंड है, ये होता है हमारा सेंस स्ट्रैंड। अब ये जो एमआरएनए है, ओके, तो ये एमआरएनए देखो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, इस टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री है। देखा जाए तो इसका जो कॉम्पोजिशन हुआ, इस एमआरएनए का कॉम्पोजिशन इस सेंस स्ट्रैंड के कॉम्पोजिशन जितना ही होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि इसमें इस एमआरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होगा और जो डीएनए है वहाँ पर में थाइमिन प्रेजेंट होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एमआरएनए वो एक सेंस स्ट्रैंड की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया है, द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आपका जो एमआरएनए ऑलरेडी बन गया था, अब इस एमआरएनए को आप एज अ टेम्पलेट यूज़ करोगे, ओके। एमआरएनए को टेम्पलेट यूज़ कर आपको फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है। मतलब आपने इस एमआरएनए को लिया, सपोज यहाँ पर मैं आपने एमआरएनए लिया और यहाँ पर मैं इसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि एक एमआरएनए को यूज़ कर आपको डीएनए बनाना है। तो ये जो डीएनए बनाओगे तो उसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो यही होगा ना, क्योंकि इसी एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री तो यही वाला है ना, एंटीसेंस स्ट्रैंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एंटीसेंस से सेंस स्ट्रैंड को घुमा फिरा करके। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके माइंड में, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ये इजी होता है, आप समझ जाना, ओके। तो अभी तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पर मैं डीबीटी के। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।